नमस्कार। आज के इस विशेष एक्सप्लेनर में हम सीधे एक बहुत ही अहम और दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं, भारत के राष्ट्रपति और उनसे जुड़े संविधान के अनुच्छेद। देखिए, अनुच्छेद 52 से लेकर 61 तक याद रखना अक्सर थोड़ा मुश्किल लगता है ना? लेकिन सच मानिए, एक कमाल की मेमोरी ट्रिक है जिससे ये सारे आर्टिकल्स हमेशा के लिए दिमाग में छप जाएंगे। तो चलिए, बिना देर किए इस डिकोडिंग मिशन को शुरू करते हैं। आज के इस सफर का हमारा रोडमैप बिल्कुल क्लियर है। हम राष्ट्रपति की भूमिका से शुरू करके उनके चुनाव, कार्यकाल, योग्यताओं और अंत में शपथ और महाभियोग तक सब कुछ स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। बस साथ बने रहिए। तो ये है वो जादुई मंत्र जिसके बारे में मैंने अभी कहा था, पकानी कोका दयोदशा। सुनने में शायद ये किसी विदेशी भाषा का शब्द लगे, लेकिन यकीन मानिए, ये एक मास्टर चाबी है। इसका हर एक अक्षर अनुच्छेद 52 से लेकर 61 तक को एक परफेक्ट सीक्वेंस में खोलता है। चलिए देखते हैं कि ये पहेली कैसे काम करती है। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, जो अनुच्छेद 52 और 53 में राष्ट्रपति की भूमिका को समझाता है। हमारे मंत्र का सबसे पहला अक्षर है प, यानी पद। अनुच्छेद 52 बस इतना कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि भारत के राष्ट्रपति का पद काफी हद तक ब्रिटेन के राजशाही मॉडल से प्रेरित है। जैसे वहाँ सम्राट के पास कोई वास्तविक शक्तियां नहीं होती, वैसे ही हमारे यहाँ भी राष्ट्रपति एक नाम मात्र के यानी औपचारिक प्रमुख होते हैं। जो असली पावर है, जो वास्तविक फैसले हैं, वो प्रधानमंत्री के हाथों में होते हैं। इसके बाद आता है मंत्र का दूसरा अक्षर का, जिसका मतलब है कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव। ये है हमारा अनुच्छेद 53। अगर हम पूरे सरकारी सिस्टम को देखें तो ये एक बड़े पिरामिड की तरह है। एकदम जमीनी स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों से लेकर ऊपर आईएएस अधिकारी, फिर मंत्री, और इस पूरे विशाल एग्जीक्यूटिव स्ट्रक्चर के बिल्कुल टॉप पर सबसे ऊपर बैठते हैं राष्ट्रपति। देश का हर छोटा बड़ा काम और कानून अंततः उन्हीं के नाम पर लागू होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इस सर्वोच्च पद पर चुनाव कैसे होता है। बात करते हैं अनुच्छेद 54 और 55 की। मंत्र में प और का के बाद आता है नी, यानी निर्वाचन। अनुच्छेद 54 हमें बताता है कि राष्ट्रपति का पद कोई खानदानी या वंशानुगत पद नहीं है। इसके लिए बाकायदा चुनाव होता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये चुनाव हम और आप सीधे नहीं करते। ये एक अप्रत्यक्ष चुनाव है। हमारे चुने हुए प्रतिनिधि यानी सांसद और विधायक जाकर राष्ट्रपति के लिए वोट करते हैं। अब आता है को, जिसका मतलब है कोटा। ये अनुच्छेद 55 का हिस्सा है। देखिए, राष्ट्रपति चुनाव में सिर्फ बाकी उम्मीदवारों से ज्यादा वोट पाना ही काफी नहीं होता। उम्मीदवार को एक फिक्स्ड कट ऑफ पार करना ही पड़ता है, जिसे कोटा कहते हैं। ये इसलिए किया गया है ताकि जो भी देश का राष्ट्रपति बने उसे एक स्पष्ट और बहुत ही व्यापक समर्थन हासिल हो। अब बारी आती है अनुच्छेद 56 और 57 की, जहां हम जानेंगे कि एक बार चुने जाने के बाद राष्ट्रपति कितने समय तक अपने पद पर रहते हैं। तो मंत्र का अगला अक्षर फिर से का है, लेकिन इस बार इसका मतलब है कार्यकाल। ये अनुच्छेद 56 है। ये बिल्कुल सीधा सा नियम है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। जिस दिन वो अपना पद संभालते हैं, वहां से लेकर पूरे 5 साल तक वे इस सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन रहते हैं। कार्यकाल के बाद आता है दू, यानी दोबारा या पुनर्निर्वाचन। अनुच्छेद 57 स्पष्ट करता है कि एक व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, ठीक वैसे ही जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को दोबारा चुना गया था। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प राजनीतिक पहलू भी है जिसे समझना जरूरी है। आज के दौर में कई बार इस पद का इस्तेमाल राजनीतिक समीकरण साधने के लिए किया जाता है। अक्सर उम्मीदवारों को उनकी जाति, लिंग या धर्म के आधार पर चुना जाता है ताकि खास तबकों को एक संदेश दिया जा सके। संविधान तो बस दोबारा चुनाव की अनुमति देता है, लेकिन व्यावहारिक राजनीति में समय के साथ इसके मायने थोड़े बदल गए हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस पद तक पहुंचने के लिए क्या-क्या शर्तें पूरी करनी होती हैं। आइए अनुच्छेद 58 और 59 पर नजर डालते हैं। हमारा अगला अक्षर है यो, जो दर्शाता है योग्यता को। अनुच्छेद 58 कहता है कि उम्मीदवार की उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए और उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। लेकिन यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? शिक्षा। जी हाँ, राष्ट्रपति जैसे देश के सबसे बड़े पद के लिए संविधान में कोई औपचारिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या डिग्री की मांग नहीं की गई है। कोई भी शर्त नहीं।
और इसके पीछे एक बहुत ही गहरा कारण छिपा है। ये नियम डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की कमाल की दूरदर्शिता दिखाता है। सोचिए, जब देश आज़ाद हुआ था तब एक बहुत बड़ी आबादी, खासकर महिलाएं, आदिवासी और दलित, शिक्षा से पूरी तरह वंचित थे। अगर उस वक्त राष्ट्रपति पद के लिए ग्रेजुएशन जैसी कोई शर्त रख दी जाती तो समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हमेशा के लिए बाहर हो जाता। इसे जानबूझकर इसलिए हटाया गया ताकि भारत के सर्वोच्च पद के दरवाजे देश के हर एक नागरिक के लिए हमेशा खुले रहें। सच में ये एक शानदार सोच थी। अब हम आ गए हैं हमारे मंत्र के आखिरी शब्द दशा पर। इसका पहला अक्षर द उन शर्तों को बताता है जिनका जिक्र अनुच्छेद 59 में है। ये वो चीजें हैं जो उम्मीदवार में नहीं होनी चाहिए, जैसे वो किसी भी सरकारी लाभ के पद पर ना हो। साथ ही उम्मीदवार दिवालिया नहीं होना चाहिए, यानी ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा कर्जे में डूबा हो या जिसने बैंक का कर्ज ना चुकाया हो। उम्मीदवार का मानसिक रूप से स्वस्थ होना भी बहुत जरूरी है। पद की गरिमा और सम्मान बनाए रखने के लिए ये सब शर्तें बेहद अहम हैं। और अंत में हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर हैं, अनुच्छेद 60 और 61, जो राष्ट्रपति की शपथ और उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया को कवर करते हैं। दशा शब्द का आखिरी अक्षर है श, यानी शपथ। अनुच्छेद 60 बताता है कि चुनाव जीतने के बाद राष्ट्रपति को पदभार ग्रहण करने से पहले शपथ लेनी होती है। ये एक बहुत ही ऐतिहासिक मौका होता है। और ये अहम जिम्मेदारी किसे सौंपी गई है? भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। वही देश के नए प्रमुख को उनके पद और संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ दिलाते हैं। तो ये था श से शपथ। और अब इस पूरे क्रम के बिल्कुल अंत में आता है हमारा आखिरी अनुच्छेद 61, जिसे महाभियोग या इम्पीचमेंट कहा जाता है। जैसे चुनाव के जरिए राष्ट्रपति को चुना जाता है, वैसे ही अगर उन्हें पद से हटाना हो तो उसकी भी एक बेहद सख्त प्रक्रिया है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही सकारात्मक और अच्छी बात यह है कि भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में आज तक कभी भी किसी राष्ट्रपति को हटाने के लिए इस महाभियोग प्रक्रिया का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये अपने आप में हमारे संवैधानिक ढांचे की स्थिरता का एक बहुत बड़ा सबूत है। तो देखा आपने, पकानी कोका दयो दशा की इस छोटी सी ट्रिक से अनुच्छेद 52 से लेकर 61 तक सब कुछ कैसे बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो गया। लेकिन रुकिए, कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। हमने अनुच्छेद 54 में बात की थी कि सांसद और विधायक वोट डालते हैं, पर ये कोई आम वोटिंग नहीं है। क्या कभी सोचा है कि ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम या एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली बंद दरवाजों के पीछे आखिर काम कैसे करती है? वोट एक उम्मीदवार से दूसरे में ट्रांसफर कैसे हो जाते हैं? ये एक ऐसा दिलचस्प गणित है जो किसी को भी हैरान कर सकता है। खैर, इस रोमांचक सवाल को हम यही छोड़ते हैं ताकि आप भी थोड़ा इसके बारे में रिसर्च करें। आज की इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।